विद्यार्थियों, आज हमारा पूरा विश्व, पूरा देश और आप जहाँ जहाँ भी हैं, सारे लोग एक बहुत बड़ी पेंडेमिक महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से, जिसका केवल एक ही उपाय है कि घर में बैठे रहना। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको घर में ही बैठे रहना है। आपको घर में रहना है, लेकिन पढ़ना भी है। अभी सरकार ने जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जुलाई लास्ट में जेईई मेंस और जुलाई लास्ट में ही नीट के एग्जामिनेशंस होने हैं। हम लोगों ने तैयारी की थी, इतनी तैयारी की थी, एनआरटी इंडिया के स्टूडेंट्स ने भी तैयारी की थी और बाहर के जो बच्चे उन्होंने भी तैयारी की थी कि हम लोग मई में एग्ज़ाम देते, अप्रैल में एग्ज़ाम देते। हमने पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हमारे तैयारी का रिदम टूट गया है। उसी रिदम को फिर से बनाने के लिए एनआरटी इंडिया के सारे टीचर्स, यानी कि फिजिक्स के लिए मैं स्वयं अखिलेश्वर नाथ पांडे, केमिस्ट्री के टीचर डॉक्टर सिद्धार्थ सर, मैथमेटिक्स के टीचर्स डॉक्टर तरुण सर, अश्विनी सर और बायोलॉजी के लिए श्रीकांत सर और शिवशंकर सर, आपको हर टॉपिक का रेगुलर लेक्चर देंगे। मैं अपने फिजिक्स की शुरुआत पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से करूंगा और इसके बाद फिर फिजिक्स के वो सारे चैप्टर्स जो जेईई मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, पहले उन्हें कवर करेंगे, ताकि लेंदी जो है, टफ जो है, उसका पहले रिवीजन हम लोग कर लें और उसके बाद फिर जो इजी चैप्टर्स हैं या लेस स्कोरिंग हैं या जिनमें से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम लोग ऐसे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जेईई मेंस के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, सिलेबस दोनों का एक है। आईआईटी एडवांस के लिए दूसरे लेक्चर्स थोड़ा थोड़ा इसी में से मॉडिफाई करके आगे मैं देता रहूंगा, पावर बूस्टर लेक्चर के नाम से आएगा आपके पास में। ये जो स्टडी लेक्चर्स हैं, इनमें जेईई मेंस और नीट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस नाते से दोनों तरीके के विद्यार्थी, यानी कि जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं और जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए यह लेक्चर लाभदायक होगा। हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से। कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़ने हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो अपना फिजिक्स जेईई मेंस या नीट के लिए है, इसको जरा पहले एक बार ओवरऑल ओवरव्यू कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। हमें सबसे पहले मेजरमेंट जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा वेक्टर। ये दोनों चैप्टर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ फिजिक्स के पार्ट नहीं है, ये टूल है फिजिक्स के, इन्हें तो हमें करना ही करना है। इसके बाद टूल ऑफ फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है कैलकुलस का। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो जेईई मेंस के बच्चे हैं उनको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए इसका सेपरेट लेक्चर मैं आपको दूंगा, ताकि जेईई मेंस वालों के टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद फिर मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन,
तीसरा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चौथा वर्क पावर एनर्जी। अगला है रोटेशनल मोशन। फिर है ग्रेविटेशन। ईमानदारी से बात करूं तो ये जो चैप्टर्स हमने लिखे ये एनसीईआरटी क्लास 11 वॉल्यूम 1 है पूरा। ध्यान रखिएगा, किसी टीचर या किसी व्यक्ति के कहने से कंफ्यूज मत होइएगा। जो सीबीएसई की गाइडलाइन है या एनटीए का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो स्पष्ट लिखता है द सिलेबस ऑफ नीट एंड आईआईटी मेंस is strictly based on the syllabus prescribed by the NCERT. That's why we have to follow that. The level of question may vary as per your examination, but the syllabus is only confined from NCERT. Okay. As per sequence of my teaching, this time writing the chapters here. इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे SHM एंड वेव, SHM एंड वेव, और इसके बाद फिर ऑप्टिक्स। देन ऑप्टिक्स में वही पूरा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, एंड देन electrostatics, then current electricity, then magnetic effect of current, and magnetism, and then electromagnetic induction and AC, and then semiconductor and devices, then semiconductor, then semiconductor and devices, then after dual nature, and then atom and nuclei, then after heat and thermodynamics, then solid and liquid mechanics। ये पूरा फिजिक्स को इतने टॉपिक में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होगा, हो सकता है कि सर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर कहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा, किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर कम्युनिकेशन हमने कहीं नहीं लिखा, तो कम्युनिकेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी सारे चैप्टर्स आपके किसी के माइंड में आ सकता है कि सर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चैप्टर कहाँ पढ़ेंगे, तो उसको हम यहाँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3 टॉपिक आपकी आएगी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस 3 चैप्टर को मिला करके हम एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के नाम से आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मैकेनिक्स के नाम से आएगा। ये पूरा आपका सिलेबस का ओवरव्यू है। हम लोग इसी में से इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे भी।
ठीक है ना? जस्ट आई वांट टू स्टार्ट द चैप्टर मेजरमेंट। आइए शुरू करते हैं। Measurement. The question is, what is measurement? The question is, what is measurement? आपसे कहा कि मेजरमेंट क्या है, तो आपके दिमाग में आता है किसी चीज की लेंथ मेजर करना। लेंथ मेजर करने में करते क्या हो? तो करते हैं, एक्चुअली मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड। Comparison of any quantity with its standard is called measurement. मेरा ख्याल है कि लिख लिया होगा आपने। नहीं लिखा होगा तो आपसे लिख लीजिए, एक चीज लिखने से अच्छा है मैं बोलता रहूं, आप लिखते रहिए, ठीक रहेगा। Comparison of anything, any physical quantity with its standard is called measurement. Now, the task is to represent the measurement. The quantity by the use of which we represent the measurement is called physical quantity. Is called physical quantity. Physical quantity. Physical quantity have two parts. First one is the numerical value and second one is the unit. Just I have told you that you should measure the length of this board. You have measured its length, let 8 feet. 8 feet आपने इसकी लेंथ को मेजर किया. But you have replied, sir, this is 8. Then now I can assign that this is 8 meter, 8 feet, 8 centimeter or 8 kilometer. I have told you that you should measure its length, then I know very well that you are telling about length. But without the expression of the unit, you cannot say, you cannot express any physical quantity properly. I say that in person A and one is measurement without unit is just like bone without flesh. That is why हमें यूनिट तो लिखना पड़ेगा, बिना यूनिट के मेजरमेंट बेकार है, नहीं जान पाएंगे। अब वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की है। सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, fundamental physical quantity, and second one is the derived physical quantity. लिखते चलेंगे तो नोट्स बन जाएगा, ठीक रहेगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी, just we are going to discuss in detail about fundamental physical quantity. हेडिंग डाली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। The quantity which is independent, the quantity which is independent
invariable, standard and unique. The physical quantity which is independent, invariable, standard and unique is called fundamental physical quantity. मेरे मित्रों बहुत ध्यान से समझना, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट मींस the quantity which does not depends on any other quantity is called independent. Invariable means which does not change with passes of time or change of place. Means let me have taken mass of this pen is let 50 gram in Bharatvarsh, then its mass will similar in UK, Russia, France and China also. And if its mass is 50 gram today, then its mass remains similar after 10 years also. Because mass is fundamental. It does not change with place and time. Invariable. स्टैंडर्ड का क्या मतलब? स्टैंडर्ड का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं. Let I have asked you that what is this? क्या है? You have replied, sir, this is letter A. हमने कहा लो, this is not letter A. This is letter P. You have told that, sir, I have studied this. This is letter A from very beginning, from nursery KG. For correctness of your sentence, for correctness of your answer, you may call some witnesses. कुछ लोगों को बुलाया, वो भी बोलेंगे हमने कहा सबका गलत है, अभी तक पढ़े थे जो गलत है, आज से इसी को ये लेटर पी है. Then what do you do? जितनी कॉपी लाई थी सब कॉपी में सब गलत लिखा, मैंने बताया किताब लाई सब गलत लिखा. Then what do you do? क्या करोगे इसको वेरीफाई करने के लिए? हमने आपसे पूछा कि जरा बताना इसका मास कितना है. आपने इसका मास मेजर करके बोला सर दिस इज 50 ग्राम. लिया आपने फिजिकल बैलेंस या कोई भी बैलेंस लिया, आपने बैलेंस लिया, आपने उसमें वेट लगाया 50 ग्राम की इक्वल करेगा. हमने कहा अच्छा रुक जाओ बताते हैं. हमने आपका वेट लिया, बांट लिया आपका, उस वेट के ऊपर जो 50 ग्राम लिखा था उसको मिटा दिया, उसमें हमने लिख दिया दिस इज 5 क्विंटल. और अब मैं मेजर करके बता रहा हूं, हमने कहा दिस इज 5 क्विंटल. हाउ यू कैन वेरीफाई, हाउ यू कैन जस्टिफाई योर आंसर दैट दिस इज नॉट 50 ग्राम, सॉरी नॉट दिस इज 5 क्विंटल, दिस इज 50 ग्राम. कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे? Then will reply. Then will reply. Then you should reply. What? Sir, आप मेरे से बोलोगे सर, you can go. कहाँ? जहाँ हमें इसका स्टैंडर्ड मिलेगा. कहाँ मिलेगा? अल्फाबेट्स के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ अल्फाबेटिकल मेजर्स लंदन में, जहाँ पे सारी लैंग्वेजेस की ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की सारी लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स के मेटालिक स्ट्रक्चर्स रखे हैं. आप बोलोगे सर वहां जाओ, वहां मिलेगा. और वहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका शेप, इसका डिजाइन सब रखा होगा. मैं फेल हो जाऊंगा, आप सही हो जाओगे. आपने कहा था दिस इज 50 ग्राम और मैंने कहा था ना दिस इज 5 क्विंटल. फिर आप क्या करोगे? आप मुझे रिप्लाई करोगे कि सर आप चले जाओ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर्स फ्रांस पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड रखी है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, and this is 1/20th part of that rod. That's why this is 50 gram. And once again, your answer will be correct and my answer will be wrong. आपका सही हो जाएगा कि this is 50 gram. आपने इन दोनों केसेस में किया क्या? आपने कहा कि एक स्टैंडर्ड है, उसी से कंपेयर करो ना. अभी मेजरमेंट बताने से पहले मैंने कहा था कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड. वो 50 ग्राम का वाट था, वेट था, हमने उसको मेटा करके 5 क्विंटल लिख दिया. हमने उस पे 5 क्विंटल लिख दिया.
इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो 5 क्विंटल हो गया, स्टैंडर्ड होना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहेंगे जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इनवेरिएबल होगा, स्टैंडर्ड होगा और यूनिक होगा। यूनिक का मतलब, यूनिक का मतलब नॉन कंपैरेबल, नॉन कंपैरेबल, उसके जैसा कोई नहीं। इन 4 कैरेक्टर्स को लेकर के जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है आपको ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। There are 7 fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities. हम लोग 9th-10th में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े होंगे, ऐसे बोल देता हूँ सुन लो, क्योंकि अभी वहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टली एसआई, इसलिए मैं बोल देता हूँ सुन लो, ठीक रहेगा। मन चाहे नोट भी कर लेना जिनको नहीं मालूम होगा। FPS यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसकी यूनिट होगी, लेंथ की। पाउंड किसकी यूनिट होगी, मास की। सेकेंड किसकी यूनिट होगी, टाइम की। फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद दूसरी यूनिट सिस्टम सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम किसका, सीजीएस का पूरा नाम, फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ mass, second is the unit of time, and third one is the MKSA, meter, kilogram, second, ampere. Meter is the unit of length, kilogram is the unit of mass, second is the unit of time, ampere is the unit of electric current. And next unit system is SI, system of international unit. SI, system of international unit. System of international units. System of international units. In system of international units, units of fundamental physical quantities are similar to MKSA. Just like in MKSA, unit of mass is kilogram, unit of time is second, unit of length is meter. In SI, unit of mass is kilogram, unit of length is meter. But what is the difference between SI and MKSA? The difference is in SI, units of fundamental physical quantities are similar to MKSA, but for derived physical quantities some abbreviations are used, just like we know that force is equals to mass into acceleration. Its MKS unit will be kilogram meter per second square, kilogram meter per second square, but SI abbreviated it as Newton. SI abbreviated it as Newton. SI को एब्रीवेट करके नया नाम दिया, क्या बोल दिया, न्यूटन। ध्यान में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां पे मैंने लिखा था फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन वाज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वाज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. derived physical quantity. Derived physical quantity. The quantity which is derived with the help of fundamental physical quantities are called derived physical quantity. Just like force, speed, velocity, other than 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary physical quantities, all physical quantities are derived physical quantities. Okay? अब हम जरा एक चार्ट छोटा सा बनाएंगे उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उनकी यूनिट के साथ में. इसी नाते इसको पहले हमने डिस्कस कर दिया. अब आइए
इधर में ले लिया ऐसे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, एसआई यूनिट, सिंबल। हम लोग लिखने वाले हैं किसको? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम। पहला मास, इसका सिंबल कैपिटल एम, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल स्मॉल केजी। दूसरा लेंथ, इसका सिंबल कैपिटल एल, इसका यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल एम। तीसरा टाइम, इसका सिंबल कैपिटल टी, इसका यूनिट सेकेंड, इसका सिंबल स्मॉल एस। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए यूनिट का सिंबल जो होता है वही यहां पे यूज कर लेते हैं, एम्पेयर, यहां पर कैपिटल। अगला है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, इसका सिंबल के से, कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एसआई ने रिकमेंड किया, हमने एसआई लिख रखा है, तो सिंबल इसका के। यूनिट क्या है? केल्विन, इसके लिए भी कैपिटल के। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक्चुअली कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी ने लिख रखा कि हम लोग लिख लेंगे क्या? MOL, होता नहीं, ध्यान रखिए। इसकी यूनिट क्या होती है? MOLE, मोल। इसके लिए भी M शॉर्ट में MOL लिख देते हैं। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई सिंबल नहीं यूज करते। असाइनमेंट क्या होती है इसकी? कैंडेला, और इन शॉर्ट इसको हम लिखते हैं C। मुझे लगता है कि सबने नोट कर लिया होगा साथ साथ, तो ठीक है, रोकने की जरूरत नहीं है। दूसरा है देयर आर टू सप्लीमेंट्री और एसेसरी फिजिकल क्वांटिटीज। लिखते चले। देयर आर टू सप्लीमेंट्री और एसेसरी फिजिकल क्वांटिटीज। There are two supplementary or accessory physical quantities. First one is the angle. It is also called plane angle. जनरली हम लोग इसी को थीटा से रिप्रेजेंट करते आए जब से हमने एंगल का नाम सुना। थीटा इक्वल्स टू क्या होता?
थीटा की डेफिनेशन, एंगल की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते आए? इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस, इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल और प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। डायग्राम ऐसे बना लिया, दिस इज थीटा, दिस इज एल, दिस इज आर, आर्क अपॉन रेडियस। व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल? बिकॉज जस्ट लेट दीज आर टू लाइंस, ये दो लाइंस हैं, इनका इंक्लिनेशन थीटा है, इनको जीरो कर दो, इनके इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक प्लेन मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा ये एक्स वाई प्लेन मिला, इस नाते से हम इनको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। दूसरा है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। इनका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। दूसरा है क्यूब एंगल या सॉलिड एंगल, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, a अपॉन आर स्क्वायर। ये a क्या है, r क्या है? मान लो ऐसे एक छोटी सी हमने सरफेस एरिया बनाई, यहाँ पे जो ये सॉलिड एंगल बना, ये जो सरफेस था इसका एरिया a है, रेडियस r है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन। पहला लेक्चर है, धीमे धीमे चल रहे हैं ताकि सब लोग सिस्टमेटिकली चलो, जब तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं होगी। टूल थोड़ा धीमे चलेंगे क्योंकि समझना है, टूल के बारे में समझना है, फिजिक्स थोड़ा तेज चलेगा, इस नाते साथ साथ लिखते चलें। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? स्टेरेडियन। ठीक है ना? मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ठीक बात है बच्चों, तो ये था आपका क्या जो हमने पढ़ा अभी तक, पढ़ लिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मेजरमेंट, फिर हम मेजरमेंट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक।